राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 8 का नेम है सिंगुलैरिटीज़। ठीक है, तो बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैंने यहाँ साइड में लिख भी रखा है, तो उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। अदर जो 2 बुक्स हैं, एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और एक दूसरी बुक है, उसका नेम है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको बोलते हैं ओआर। उन दोनों के लेक्चर्स ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वो बुक दोनों कवर हो चुकी हैं, तो अगर आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके प्रीवियस 7 चैप्टर्स के लिंक देखने हैं, तो वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। 7 चैप्टर्स इस बुक के भी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स बचे हैं। आज इसका चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सिंगुलैरिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि सिंगुलैरिटीज़ क्या होता है। सो इसकी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मेरे पास नोट की हुई है, मैं उसी में से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये मेरे पास डेफिनेशन नोट की हुई है, मैं इसमें से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सिंगुलैरिटीज़ ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, किसी एनालिटिक फंक्शंस की सिंगुलैरिटी क्या होती है। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि सबसे पहले सिंगुलैरिटी क्या होती है। ठीक है, ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो इस बुक का चैप्टर नंबर 2 था एनालिटिक फंक्शन, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इस वाली बुक का ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड चैप्टर था एनालिटिक फंक्शन, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था, एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी बताई थी। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वाले लेक्चर में कि क्या होता है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो किसी भी एनालिटिक फंक्शन का सिंगुलैरिटी क्या होती है, इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक, यदि कोई फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड डोमेन। एक बाउंडेड डोमेन का मतलब होता है क्लोज्ड एरिया, एक क्लोज्ड रीजन। ठीक है, बाउंडेड डोमेन का मतलब है कोई क्लोज्ड रीजन है, वहाँ पर सारे पॉइंट्स पर कोई भी फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। तब एक्सपेक्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलैरिटी। इट मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है जो बाउंडेड डोमेन में एक क्लोज्ड रीजन में कैसा है, सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक है, तो एक्सपेक्ट किसके बजाय, एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के या पॉइंट्स के फाइनाइट नंबर के बजाय वो सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक है। जो फाइनाइट नंबर्स होंगे किसी पॉइंट्स के, उसके बजाय देन दीज पॉइंट्स, तब वो पॉइंट्स कैसे कराएंगे, आर कार्ड सिंगुलर पॉइंट्स, वो कैसे कराएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स। और वो जो पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे, उसके ही इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी। ठीक है, समझे। इस तरह से भी कह सकते हैं, दस द सिंगुलैरिटीज ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट। तो किसी भी फंक्शन की सिंगुलैरिटी क्या कहलाती है, इज अ पॉइंट, एक पॉइंट एट विच द फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक, जहाँ पर वो फंक्शन कैसे सीज करता है, एनालिटिक फंक्शन सीज करता है। क्लियर। ये तो हुई सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन। आप इसमें के अंदर ही एक टॉपिक और पढ़ेंगे, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ़ z नॉट इज़ आ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड, कोई फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक हो गई है ऑब्वियसली, कोई फंक्शन है एफ जेड ऑफ सिंगुलैरिटी, उस फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है, ठीक है, वो कैसी है, z नॉट है। इफ़ z नॉट इज़ आ सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन एंड इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, जैसा मैंने भी बताया, एट ईच पॉइंट इन सम एन बी डी। एन बी डी का मतलब होता है नेबरहुड पॉइंट ऑफ जेड नॉट, यानी कि कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है सारे पॉइंट्स पर, उसकी जो सिंगुलैरिटी है वो कैसी है, z नॉट है, हमने अपने पास से लिया है, z नॉट है। और वो जो पॉइंट है उसके जितने भी नेबरहुड का वो जो z नॉट है, तब उस टाइम पर क्या होगा, देन z नॉट आइसोलेटेड इज कॉल्ड आइसोलेटेड ऑफ एफ जेड। तब वो जो सिंगुलैरिटी का पॉइंट है वो आइसोलेटेड कहलाएगा उस फंक्शन का, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और अदरवाइज वरना वो कैसा कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगा।
मतलब इसको अपनी लैंग्वेज में समझें तो कोई भी फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो आइसोलेटेड तब कहलाएगी जब उस फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन जो होगा वो सारे पॉइंट्स पर उसके नेबरहुड का z0 होगा। ठीक है, z0 का नेबरहुड होगा तो वो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए। ये देखिए एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5 ओवर जेड जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन आपको गिवन है। दस एफ जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू के ज़ीरो। ये कह रहे हैं कि फंक्शन अगर आपका एनालिटिक है कहाँ पर, जेड इक्वल्स टू के ज़ीरो के सिवा, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़ीरो हो गई जेड की वैल्यू तो सारा फंक्शन ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो पर नहीं होगी, बाकी सब पर होगी, तो ज़ीरो पर नहीं होगी। साथ में थ्री पर भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर थ्री रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस आई पर भी नहीं होगी। जब इसको सॉल्व करते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 को तो प्लस माइनस आई की वैल्यू मिलती है। सो जेड इज इक्वल टू के ज़ीरो, 3 एंड प्लस आई आर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो जो इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे, जैसे हमने यहाँ पर z0 लिया था ना, यहाँ पर सिंगुलैरिटी का पॉइंट, यहाँ पर वो पॉइंट आपको क्या मिले हैं, 0, 3 प्लस माइनस आई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख कर प्रॉपर और बता देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन को नोट किया है, इसको मैं और अच्छे से लिखकर आपको समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना आपको ये जो फंक्शन है इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर आपको इसकी सिंगुलैरिटी चेक करनी है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स को देखना है, सो देखिए ऐसे देखेंगे। दस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, पेन ही नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। फंक्शन देखिए, जो आपका गिवन फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट किसके पॉइंट्स के बजाय पर z इक्वल्स टू के ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना। फंक्शन आपका अगर ज़ीरो हो जाएगा तो बात खत्म ही हो जाएगी, फिर सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। और किस पॉइंट पर, 3 पर, और साथ में प्लस माइनस आई पर। प्लस माइनस आई कैसे, इसको जब मैं जेड स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊंगी तो प्लस माइनस आई आएगा यहाँ से। ठीक है, ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ। तो आपका यहाँ फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा, यहाँ इस पॉइंट पर नहीं होगा, बाकी सबका एनालिटिक होगा। सो जहाँ जहाँ पर आपका एनालिटिक नहीं होगा वो आपके कैसे कहलाएंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। तो आप लिख सकते हैं सो z इज इक्वल टू के 0, z इज इक्वल टू के 3 एंड z इक्वल्स टू के प्लस माइनस आई आर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये इतना सही क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने का, सिंगुलैरिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा ना, यही बोला होगा फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी की नेचर बतानी है, कैसा आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर नेचर बतानी थी आपको इसकी सिंगुलैरिटी की। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इसमें पूछा क्या था, फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी of given function। फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी टाइप के जिसमें हमें सिंगुलैरिटी की नेचर फाइंड करनी होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan 1 over z एट z इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है z इज इक्वल टू के 0, तो tan 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2। बट इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व नहीं करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले हम tan को ब्रेक कर लेंगे कॉस और साइन के टर्म्स में करते हैं। तो tan कितना होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी। सो हम tan 1/z को लिख सकते हैं साइन 1/z एंड कॉस अपॉन z, क्योंकि यहाँ पे थीटा के प्लेस पर क्या है, 1/z। अब कॉस 1/z, कॉस 1/z इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर z इक्वल्स टू 0। अब कब होगा 0, कॉस 1/z, 0 कब होगा, कॉस π/2 पे, तो हम लिख दिया कॉस π/2। तो यहाँ से 1/z की वैल्यू कितनी आएगी, 2n पाई प्लस π/2।
अच्छा ये मैंने कैसे लिखा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉस की जनरल फॉर्म लिख दी है। तो यहाँ से आपको जो z की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1/2n पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ से आपको z की वैल्यू ये मिली है, ठीक है, z की वैल्यू ये मिली है, यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर z टेंस टू 0, z इक्वल्स टू 0 इज द लिमिट ऑफ द पॉइंट दिस पोल्स, हैंस z इक्वल्स टू 0 नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो आपको यही लिखना है z इज इक्वल टू के 0। मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। सो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया z इक्वल्स टू 0 इज द लिमिट ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस पोल। इस पोल के z इक्वल्स टू 0 जो है वो एक लिमिट पॉइंट है, हैंस z इक्वल्स टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड। कैसा हो गया, नॉन आइसोलेटेड हो गया है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं ना, तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 रखना होता है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रखना होता है, कॉस 1/z को 0 जो रखा है। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, वहाँ पर भी 10 का ही दे रखा है, ये फंक्शन है, इसमें भी आपको फंक्शन का नेचर फाइंड करना है, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी फाइंड करना है 1/10 एंगल में π/z। जो 10 का जो एंगल है वो कितना है π/z। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर सिंगुलर पॉइंट, इसके सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर सिंगुलर पॉइंट 10 πz इज इक्वल टू के 0। मैंने बताया अभी जीरोस देखने के लिए, सिंगुलर पॉइंट देखने के लिए फॉर सिंगुलर पॉइंट 10 πz इज इक्वल टू के 0। सो वही रखेंगे, 10 0 कब होता है 10 π/z इज इक्वल टू 10 0 0, तो 10 0। फिर क्या करते हैं 10 π/2 π/z है। अब इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, इसको स्टेप को दोबारा उतार देते हैं, तो किससे मैंने लिख दिया, तो π/z 10 की जनरल वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस n पाई प्लस अल्फ़ा। हमें यहाँ पर सारे टर्म्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जनरल वैल्यू रखनी है। 10 की होती है n पाई प्लस अल्फ़ा, कॉस की होती है 2n पाई प्लस π/2। ये मतलब आप याद कर लेना सारे एंगल्स में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, यहाँ पर हमने प्लस अल्फ़ा लिख दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, एंगल जो है वो 0 है। सो π/z इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई ही बचेगा, ठीक है। तो 1/z, पाई से पाई कैंसिल, कितनी हो जाएगी वैल्यू प्लस माइनस n। तो 1/z प्लस माइनस n, तो z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/n, ठीक है। तो z की वैल्यू ये आ गई है आपके पास, जहाँ आपका जो n है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम केवल और केवल फॉर n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो z कितना जाएगा प्लस माइनस के 1। z की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्लस माइनस के 1। इस तरह से लिख सकते हैं z की वैल्यू -1 एंड +1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर z को आप z की कैसी वैल्यू मिली है आपको, फाइनाइट मिल तो गई है, लेकिन वैसे n की वैल्यू कुछ भी रखने से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी विच फ्रॉम -1 to 1 ऑल्सो z इज इक्वल टू नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो कैसे हो जाएगा, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी, इसकी भी कंडीशन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे fz हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देखिए इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है, कैसी होगी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी विच फ्रॉम, जो कहाँ से जा रही है -1 to +1। अभी हमने देखी यहाँ पर चेक करके -1 to +1, साथ में ऑल्सो z इज इक्वल टू के 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। z इक्वल्स टू 0 पर कैसी होगी, नॉन आइसोलेटेड होगी लेटेड सिंगुलैरिटी। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस होने हैं, थोड़े से अलग प्रोसेस है सिंगुलैरिटी का, बट कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सो इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन है, सबकी नेचर फाइंड करने वाले। देखिए और करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप सब में मैं आपको सारे वही करा रही हूँ, नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी फाइंड करने वाले। देखिए एक क्वेश्चन ये है 1/sin z माइनस कॉस z एट z इक्वल्स टू के π/4। आपको एक पॉइंट ज़रूर दिया होगा हमेशा z का, z इक्वल्स टू के π/4 यहाँ पर गिवन है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल रख लीजिएगा।
साइन जेड माइनस कॉस जेड इज इक्वल टू के 0। फर्स्ट स्टेप आपको सारे क्वेश्चंस में ये करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल के 0 रख देना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन जेड माइनस कॉस जेड, तो साइन जेड माइनस कॉस जेड इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन जेड यहीं है, कॉस जेड इक्वल्स टू के इधर गया, प्लस का हो जाएगा। जब इसका इक्वल टू के इधर जाता है तो क्या होता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है, प्लस का साइन माइनस हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। साइन इक्वल टू के कॉस हो गया। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, कॉस जेड इज इक्वल टू के 1 लिख दे रही हूँ। सपोज मैंने इसको लिख दिया कॉस जेड मल्टीप्लाई 1, अपने पास से लिख दिया। क्यों, मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कॉस जेड ही आएगा। जैसे ही मैंने लिखा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती, साइन जेड अपॉन कॉस जेड इज इक्वल टू के 1। ये मल्टीप्लाई में था, अब कहाँ गया, डिवाइड में। तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू के 1 बन गया। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो आप, 10, टेन जेड इज इक्वल टू के 1। टेन जेड तो ठीक है, 1 कब होता है 10 में, π/4 पे, 10 π/4, ठीक है। तो यहाँ से आपको z की वैल्यू जो मिल रही है वो π/4 तो मिल रही है, जैसे ऊपर मिल रही थी, ये मिल तो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखना होता है। तो 10 की मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, कैसे लिखेंगे, n पाई प्लस π/4, इस तरह से लिखते हैं, बताई थी मैंने अभी, n की 10 की जनरल वैल्यू, तो इस तरह से जनरल वैल्यू लिखते हैं आप। तो यहाँ से अगर आप n को वैल्यू देते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी देंगे वैल्यूज़, तो यहाँ से आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल 1 देंगे, 2 देंगे, पाई प्लस π/4, 2π/4, 2 देंगे तो 2π/4, इस तरह से आपके यहाँ पर सिंपल पोल्स मिलेंगे आपको। किस तरह से मिलेंगे यहाँ पे आपको सिंपल पोल, तो इसका आंसर है सिंपल पोल, ठीक है। अभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं जनरल वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बताने में, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अब जनरल वैल्यू बता देती हूँ। जनरल वैल्यूज़ ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जनरल वैल्यू बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की, जिससे कि आप जब यहाँ पर लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे पहली होती है साइन थीटा की, साइन थीटा है, इसको आप साइन अल्फा लिखा है बराबर में, इस तरह से तो होता है, एंगल अलग होते हैं, वहाँ पर आपको इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है थीटा की इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई लगाते हैं और -1 टू द पावर n लगाते हैं अल्फा, इस तरह से साइन के टर्म्स में। दूसरा आता है कॉस, कॉस को कैसे लिखते हैं, कॉस की जनरल वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दे रखा है, तो इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। कॉस में जो ऐड करते हैं वो कितना करते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपको याद रखनी है अच्छे से। टेन की देख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू के 10 अल्फा दिया है, तो अभी बताया क्या करते हैं, n पाई, तो n पाई प्लस अल्फा, ये लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू के n पाई अल्फा। इस तरह से ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, साइन कॉस और टेन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जनरल वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। इस चैप्टर में तो बहुत यूज़फुल है, इन क्वेश्चंस में तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो और क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़े बहुत, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें ज़्यादा नहीं है। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन है साइन 1/z इज इक्वल टू एट z इक्वल्स टू के 0। तो वही मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर तो देखिए कोई डिनोमिनेटर है नहीं, तो इस पूरे फंक्शन को ही आप 0 रख दीजिए। साइन 1/z इज इक्वल टू के 0, साइन 1/z इज इक्वल टू के 0 का मतलब है साइन 1/z इज इक्वल टू के साइन 0, मतलब साइन 0 0 ही होता है ना, मैंने साइन 0 लिख दिया। यहाँ से मिलेगा 1/z इज इक्वल टू के n पाई, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1/z इज इक्वल टू के n पाई। क्यों लिख दिया, देखिए यहाँ पर देखिए ना, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा, ये होती है जनरल वैल्यू, तो n पाई लिख दिया, बिकॉज अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा जो है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, कैसे बताऊँ, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, और अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा मतलब एंगल कितना है यहाँ पर 0, आप यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये वाला टर्म तो वैसे 0 हो गया, तो 1/z की वैल्यू n पाई आएगी, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये बताया था जनरल वैल्यू में केवल n पाई कैसे आ गया, अल्फा जो एंगल है वो 0 है, इसलिए ये वाला टर्म 0 हो गया, तो n पाई ही बचा, तो z की वैल्यू 1/n पाई आ गई, ठीक है। अब ये कैसा होगा, देखिए n टेंस टू 1/z की, तो आपको z की निकालनी होती है, z इक्वल्स टू 1/n पाई आएगा, ये आ गई z की वैल्यू 1/n पाई। तो n टेंस टू इन्फिनिटी और z इज इक्वल टू के 0, इन पर क्या होगा, आइसोलेटेड, कैसी होगी इसकी प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड
एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो कैसी होगी आपकी जो यहाँ पर वो होगी इसकी नेचर, आइसोलेटेड, एसेंशियल, सिंगुलैरिटी। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस चैप्टर में है। अच्छा, कहीं कहीं ना आपसे पूछा है, फंक्शन दे रखे हैं और पूछा है पोल्स ऑफ ऑर्डर, पोल्स ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ पोल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिए एक दो। देखिए जैसे क्वेश्चन में एक फंक्शन था एफ जेड इज इक्वल टू के जेड प्लस वन ओवर जेड स्क्वायर प्लस वन। मैं भी देख लेती हूँ इसको और अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में पोल्स ऑफ ऑर्डर पूछा है, आपने इसको इस तरह से बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ पोल्स। ऑर्डर ऑफ पोल्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ पोल्स कितना होगा, 2। सिंपल सा, पावर 2 है तो 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए जैसे डिनोमिनेटर में क्या है आपका जेड स्क्वायर प्लस वन का पावर 0, तो जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। सो जेड स्क्वायर इज माइनस के 1, जेड की वैल्यू प्लस माइनस आई। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिली, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। कितना हो गया इसका ऑर्डर, 2। तो इस टाइप से इसको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, जितनी आपकी वैल्यूज आएंगी उतना ही आपके यहाँ पर ऑर्डर होगा पोल का। ऐसे ही जीरोस का पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिसमें आपसे नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी या कह सकते हैं काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी पूछेंगे, जिसमें आपको सॉल्व करके ये पता लगाना है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और अच्छे से। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।